Assalamu alaikum. Hello and welcome to all innovators. I'm your host Davasi, and we are going to discuss about the character building of children. As we have discussed last week in this segment is Let Voices Be Heard. For this discussion, I'm going to invite Hina Noman. Assalamu alaikum. Hina Noman. Yes, yeah. वालेकुम अस्सलाम। और मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, अब आ रही है जी जनाब। अच्छा, कैसे हैं आप, ये बताएं सबसे पहले। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। मेरे ख्याल से टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। और हमने जिस तरीके से पिछले वीक में हम लोगों ने जो चीज़ें डिस्कस की थी, उसके अंदर हमारी कुछ चीज़ें थी जो हम अब 3 to 6 ईयर में लेके चलेंगे अपने साथ, जिसके अंदर हमारे पास था सेंसिटिव पीरियड में हमारे पास 7 सेंसिटिव पीरियड थे, जिसमें सिर्फ एक सेंसिटिव पीरियड जो था सेंसिटिव पीरियड ऑफ टाइनी ऑब्जेक्ट वो फिनिश हो चुका है। बाकी हमारे पास हमारे सारे सेंसिटिव पीरियड्स हमारे साथ जाएंगे जो ऑलमोस्ट बच्चे के साथ डील करेंगे अराउंड 6 ईयर तक। तो सबसे पहले लैंग्वेज का सेंसिटिव पीरियड हमारे पास है जो बच्चे को हेल्प आउट करेगा न्यू वोकैबुलरी के लिए। जब बच्चा स्कूल जाता है तो ऑब्वियसली बहुत सी चीज़ें वो स्कूल में देखता और सीखता है, तो उसके लिए अभी हमारे पास 3 साल मौजूद हैं, यानी कि वो अभी 3 इयर्स का होके स्कूल जाएगा और हमारे पास ऑलमोस्ट सेंसिटिव पीरियड ऑफ लैंग्वेज के लिए 3 इयर्स यहाँ मौजूद हैं। फिर हमारे पास है सेंसिटिव पीरियड ऑफ ऑर्डर। ये बहुत अच्छा और बड़ा खूबसूरत सेंसिटिव पीरियड है क्योंकि ये स्कूल में टीचर्स की बहुत हेल्प करता है अगर वो बच्चों को सही तरीके से और सही वे में उनको ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइफ सिखाएं। तो ये सेंसिटिव पीरियड बहुत हेल्पफुल है टीचर्स के लिए भी और पेरेंट्स के लिए भी। इसका भी हमारे पास सिर्फ 1 साल बचा है। फिर हमारे पास रिफाइनमेंट ऑफ सेंसेस है, जिसमें हम बच्चे के सेंसेस को रिफाइन करते हैं। इसके हमारे पास ऑलमोस्ट 2 इयर्स मौजूद हैं। फिर ग्रेस एंड कर्टिसी के भी, ग्रेस एंड कर्टिसी जो हमारा सेंसिटिव पीरियड है उसमें भी 2 साल मौजूद हैं। टीचर्स के पास बहुत टाइम है बच्चों को अदब आदाब और इखलाकियात सिखाने का। इसके बाद हम चलते हैं कल्चर में भी हमारे पास 2 साल मौजूद हैं और मूवमेंट के भी 2 साल मौजूद हैं। अब ये तो एक रैपिड हमने जो है रिव्यू कर लिया प्रीवियस वीडियो में जो हम लोगों ने डिस्कस किया था। अब जो सबसे इंटरेस्टिंग पीरियड बच्चे की लाइफ में आने वाला है वो है 3 to 4 इयर्स। ऐसा टाइम होता है कि मैक्सिमम आपने देखा होगा कि लोग अपने बच्चों को स्कूल एडमिशन्स या मॉन्टेसरी में प्रीपेड इन्वायरमेंट से इंट्रोडक्शन के लिए लेके जाते हैं। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं, मैं उन मदर्स के लिए इन बातों को इसलिए डिस्कस करना चाह रही हूँ कि बहुत से बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं स्कूल जाने के लिए। ऑब्वियसली ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन 2 से 3 हफ्ते के बाद एक ड्रॉबैक आता है कि बच्चे स्कूल जाने को रिफ्यूज कर देते हैं। और ये अमूमन आमतौर पे काफी बच्चों के साथ होता है। इसके अंदर रीजन क्या होता है, मैंने प्लस खुद अपनी बच्ची के साथ ये चीज एक्सपीरियंस की थी, तो मुझे अंदाजा है कि उसमें थोड़ी सी जो मिस्टेक है वो पेरेंटिंग में आ जाती है। असल में हम बच्चे को फैंटेसाइज कर देते हैं कि वो स्कूल जाएगा, स्कूल में बहुत अच्छी चीज़ें होंगी, फ्रेंड्स होंगे, टीचर्स होंगे और वो सारे लोग आपसे बहुत ऑब्वियसली प्यार करेंगे, ये एक अच्छी बात है। लेकिन इतनी हाई एक्सपेक्टेशन कर देना बच्चे की कि जब वो स्कूल जाता है तो देखिए वहाँ पर बहुत बच्चे मौजूद होते हैं, टीचर्स और स्कूल भी बहुत चीज़ों का ख्याल रखता है। तो होता क्या है कि बच्चे की एक्सपेक्टेशन उस लेवल तक पूरी नहीं होती। अगर हम भी किसी से कोई एक्सपेक्टेशन रखेंगे तो हमारा सबसे ज्यादा जो लेवल होगा वो हाई होगा। हम नॉर्मल ये एक्सपेक्टेशन नहीं रखते कि हमारी चीजें बस ठीक हैं, पसंद की जाएंगी, और लेकिन हमें ये होता बहुत पसंद की जाएंगी। ठीक है, बच्चे के साथ भी बिल्कुल ऐसे ही होता है कि उसे लगता है कि सब कुछ बहुत अच्छा होगा। ठीक है ना, तो थोड़ा ज्यादा ख्वाब ना दिखाए जाए बच्चों को, हाँ ना दिखाएं, प्रैक्टिकल रखें बच्चे को, हम रियलिस्टिक नहीं रखते। तो हमें अपने बच्चे को ये बताना है कि वो एक रियल लाइफ में जा रहा है, वो प्रैक्टिकल लाइफ का फर्स्ट स्टेप है, उसे खुद एक्सपीरियंस करने दें। जब वो खुद एक्सपीरियंस करेगा ना तो टीचर्स का या स्कूल का थोड़ा भी उसे बहुत लगेगा। लेकिन जब उसकी एक्सपेक्टेशन इतनी हाई होंगी कि और उसकी वो पूरी नहीं होंगी तो 1 से 2 हफ्ते बाद वो कह देगा मैंने स्कूल जाना ही नहीं है, ये तो वैसा है ही नहीं जैसे आपने बताया था। एक मिस्टेक
ये होती है कि हम अपने बच्चों को रियलिस्टिक नहीं रखते। दूसरी चीज, हमने एक्सपेक्टेशन हाई खुद भी रखी होती हैं, स्कूल से भी और बच्चे से भी, कि पहले दिन ही बच्चा स्कूल जाएगा तो बहुत सी चीजें सीख कर आएगा। जब 3 साल तक आप उसको इनफ नॉलेज नहीं दे सके तो स्कूल 1 से 2 महीने में भी क्या दे देगा। तो थोड़ा सा आपको सब्र का मुजाहरा करना है, बच्चे पे और टीचर सब पे फोर्स नहीं करना। हर टीचर उस बच्चे से बहुत मोहब्बत करती है जिसके पेरेंट्स अंडरस्टैंडेबल हो, जिन्हें पता हो क्या बात करनी है, टीचर का क्या अदब है। तो एक तो अपनी डीलिंग आपने अच्छी रखनी है। फिर हमारे पास एक चीज आ जाती है कि जब हम बच्चों को लेके जाते हैं किसी न्यू चीजों से, उनको लेके आप कह सकते हैं प्रीपेड इन्वायरमेंट में, जब बच्चा स्कूल में जाता है तो हम कुछ चीजें ऐसे करने लगते हैं कि जैसे बच्चे ने कुछ गलत किया, हम उसे कहते हैं हम स्कूल में बताएंगे, हम टीचर से कंप्लेन करेंगे। देखें, आप अगर उनको करीब लाने की कोशिश नहीं कर सकते, आप बच्चों को टीचर से दूर ना करें। ये तो हमारे पास एक ट्रायंगल आ गया जिसमें एक तो है हमारे पास बच्चा, फिर एक हमारे पास है प्रीपेड इन्वायरमेंट, और एक जगह हमारे पास है अडल्ट। अगर मैं इसको एक ट्रायंगल की तरह बनाऊं तो अडल्ट को हम रिप्लेस कर सकते हैं घर पे पेरेंट्स से, और स्कूल में टीचर या मॉन्टेसरी डायरेक्टर्स से। ठीक है, तो जितना अच्छा आपका इंतखाब होगा स्कूल के लिए, बेहतरीन आपके बच्चे के लिए ये चीज बन जाएगी आगे जाके। लेकिन प्लीज एक जगह अडल्ट की जिम्मेदारियां पेरेंट्स भी पूरी करेंगे। तो अगर आप बहुत बेहतरीन, ये आप सही कह रही हैं कि ये होता है कि हम लोग जो है बच्चों को डराते हैं कि जो ना अगर तुम ये काम नहीं करोगे तो मैं टीचर को बताऊंगी, या कुछ गलत बात करेंगे तो टीचर को बता देंगे। मतलब टीचर का खौफ थोड़ा सा हम डालते हैं बच्चे को। देखिए, टीचर का खौफ नहीं होना चाहिए, उसकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए और उससे मोहब्बत होनी चाहिए, तब वो बच्चा जिंदगी में आगे कदम बढ़ाना भी सीखेगा। आप ये देखें, आप कभी भी अपने भी बच्चे के साथ एक्सपीरियंस करके देखें कि जो काम आप उसे सख्ती से कहेंगी ना, वो 1 घंटे बाद करेगा, लेकिन जो भी चीज आप प्यार से उसे कहेंगी वो विद इन अ सेकंड खड़ा हो जाएगा उस काम को करने के लिए। तो टोन बहुत मैटर करती है, आपका एटीट्यूड, आपका बिहेवियर और आपका बच्चे की तरफ आपके इमोशंस। चाहे आप, यहाँ पर मैं सिर्फ पेरेंट्स को नहीं कहूंगी, यहाँ टीचर्स की भी जिम्मेदारी है कि देखिए पेरेंट्स ने आपको अपनी प्रीशियस चीज लाके दी है, उनकी जिंदगी में सबसे खूबसूरत चीज उनके बच्चे हैं जो वो आप पे ट्रस्ट करके आपके पास छोड़ के जा रहे हैं। तो आप भी प्लीज एज अ टीचर आप इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को अदा करें, आप बच्चों के लिए अच्छी कस्टोडियन बने, क्योंकि टीचर का रोल लाइफ में और इस स्टेज पे बहुत होता है। या तो आप बच्चे को बना सकते हो या आप बच्चे को बिगाड़ सकते हो। अब दूसरी चीज, थोड़ी सी ऑर्गेनाइजेशन हमको करनी होती है। होता असल में यह है कि जो मैंने भी अपनी प्रैक्टिस में रखा था, हालांकि ये मेरी मॉन्टेसरी एजुकेशन से पहले की चीजें हैं, लेकिन मैंने ये चीज रखी थी कि एक मदर को ऑर्गेनाइज होना बहुत जरूरी है। होता असल में यह है कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि माएँ अपने बच्चों से सुकून से बात नहीं करती और फिर कहती हैं कि बच्चे हमसे सुकून से बात नहीं कर रहे। तो कुछ चीजें आप अपना चेक एंड बैलेंस बना लें। आपको पता हो जब आपका बच्चा स्कूल गया हुआ है तो आपने हर वो काम कर लेना है जो आपको थकाता है, यानी कि जो करना आपको पसंद नहीं है आप वो बच्चे की स्कूल से वापसी से पहले कर लें। फिर आप अपने आप को रेडी करें, बच्चा आए, आपने उसको नहलाया धुलाया, खुद साफ सुथरे हुए। इससे 2 फायदे हैं। एक तो बच्चा ये बात समझेगा कि चूंकि हम उसे सिखा रहे हैं, मैंने जैसे अपने बच्चों को ये बताया था कि जैसे बाबा ऑफिस जाते हैं बिल्कुल वैसे ही अब आप स्कूल जा रहे हैं। तो आप अभी छोटे हैं तो कम टाइम के लिए जाएंगे, जब आप बड़े हो जाएंगे तो आप ज्यादा टाइम के लिए जाएंगे, जैसे लोगों के बच्चे कॉलेज यूनिवर्सिटीज जाते हैं। तो आपने जितना अच्छा इंट्रोडक्शन दिया तो बच्चे को ये चीज समझ आएगी कि ये मेरी प्रैक्टिकल लाइफ का फर्स्ट स्टेप है, जिसे मैंने प्रैक्टिकली बच्चे को भी एडल्ट की तरह ही ट्रीट करें हम। एडल्ट की तरह देखिए, सबसे पहली बात मैंने पहले भी आपको कहा था, अगर आप अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाह रहे हैं तो उसे आज से डॉक्टर समझें। और इसके अंदर 2 चीजें, आपने बच्चे पे फेथ करना है कि जो आप चाह रहे हैं वो केपेबल है वो बनने का। एक तो ये यकीन रखें अपने अंदर कि आपका बच्चा हर चीज कर सकता है। इससे क्या होगा कि एक तो बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा। आप उसे ये बात कह भी सकते हैं, बार बार आप उसको ये वाली बात कह सकते हैं कि बेटा आप ये कर सकते हो। इसमें क्या चीज काम करती है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन इतनी बड़ी ताकत है कि आप उसे दुनिया का हर काम करा सकता है, मगर आपको सिर्फ उसके लिए सही अल्फाज का इंतखाब करना है। यानी कि आपने बच्चे को ये नहीं कहना
कि पढ़ाई में एग्जाम्स आ रहे हैं, जैसे फोबिया हो जाता है बच्चों को, मैं उससे भी आपको बताऊंगी कि किस तरीके से बच्चे बच सकते हैं। एग्जाम फोबिया होता है, अक्सर बच्चे एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं, हमें मालूम ही नहीं होता कि वजह क्या है। बहुत छोटी एज से बच्चे एग्जाम्स को अपने सर पे सवार कर लेते हैं। अच्छा, मदर्स अब ऑर्गेनाइज हैं, घर पे बच्चा आया है, आपने बच्चे के साथ लंच किया जिसमें ना टीवी होगा ना मोबाइल होगा। सबसे बड़ी बात, अपने बच्चे के टाइम को सिर्फ अपने बच्चे का टाइम रखें। अब होगा क्या, आपने बच्चे से थोड़ी सी बात की, हम नॉर्मली इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो खाने पीने के दौरान हमारा बात करना मना है या हमें नहीं करनी चाहिए, लेकिन आजकल के दौर में एक चीज आप ये देख सकते हैं कि बच्चों से बात करने के और कोई औकात नहीं होते। हम माएँ भी जब बैठती हैं तो उन्हें ये होता है कि इसी वक्त पूछ लें स्कूल कैसा रहा, आज क्या क्या हुआ, बहन कैसी थी, दोस्त कैसे थे। अदरवाइज हम बच्चों से चलते फिरते ये बातें नहीं पूछते। अच्छा, उसमें फिर आप बच्चों को सुने। दो तरह की, देखें, दो तरह की गुफ्तगू होती है। एक होती है गुफ्तगू बराए गुफ्तगू, एक होती है वो गुफ्तगू जो आप कर रहे हैं और आप उसे समझ भी रहे हैं और आप बैक द माइंड आप उसके लिए कुछ चीजें जनरेट भी कर रहे हो, जिसमें से आप मसाइल भी अलग करें और बच्चे के प्रॉब्लम्स को भी सुने। ये दो चीजें हो गई। फिर हमने क्या किया कि बच्चे को हमने ऑर्गेनाइज कर दिया, माँ ऑर्गेनाइज हो गई। एक छोटा सा नैप लेना है, क्योंकि बच्चा बहुत अर्ली उठेगा, ऑब्वियसली आप भी उठी हैं और आपने पूरे दिन काम किया है, तो एक एनर्जी नैप जिसको आप कह सकते हैं कि आपको बूस्ट कर देगा, आपने वो नैप लेना है। बच्चे को आपने प्रॉपर सुलाना है, खुद आप थोड़ा सी देर रेस्ट करके उठ जाएं। बैग चेक करें, बच्चे की कॉपीज चेक करें, आपको ये आइडिया हो कि आज बच्चे ने स्कूल में क्या पढ़ा है, उसकी प्रिपरेशन अपने पास कहीं कर लें। जैसे मैं अच्छा, ये उठने से पहले उठ जाए, थोड़ा सा पहले उठ जाए, हाँ 1 आवर बिफोर उठें, क्योंकि देखिए उठने से जी उससे ये होता है कि हम भी एकदम से अपने मूड को सेट नहीं कर पाते। अगर हम पहले उठ जाते हैं, थोड़ा सा फ्रेश हो जाते हैं, तो बच्चे के उठने तक हम अपने उसमें वापस आ चुके होते हैं। अच्छा, अब है क्या, आप बच्चे के काम, अगर आपका बच्चा जाहिर सी बात है 3 इयर्स का बच्चा है, तो वो कोई ऐसे तो लिख के नहीं लाएगा, ऑब्वियसली वो एक फोनिक करेगा, एक साउंड करेगा, कुछ इसी तरह की वो चीजें करेगा। तो आपको पहले दिन से अपने बच्चे की चेकलिस्ट बनानी है, जिसमें आपको मालूम होना चाहिए उस चेकलिस्ट में कि इस डेट को इस बच्चे ने ये काम किया है। और कोशिश करें बच्चों को कॉपी पेंसिल और बुकिश नॉलेज से निकालें। वो स्कूल में भी यही कर रहे हैं, आप भी यही कराएंगे। हम क्या करते हैं, स्कूल का ही काम कॉपी में बनाते हैं और बच्चे को कह देते हैं चलो ये कर लो। देखिए, ये ना करें, उनका कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग खोलें। आप फ्लैश कार्ड बनाएं, आप वो मटेरियल निकाल के रखें। आप जैसे अगर एक बच्चा वह बॉल पढ़ के आया है, तो क्या आपके पास बॉल नहीं है, आप वो बॉल बच्चे को दिखा सकते हैं। कुछ चीजें कॉन्क्रीट बेस पढ़ाएं। मोंटेसरी के उसके अंदर हम इसीलिए मटेरियल पे जाते हैं कि हमारा सारा मटेरियल जो है वो कॉन्क्रीट बेस होता है, उसे बच्चा टच और करके उससे सीखता है। एक तो ये चीज। दूसरे, आपने एक पॉइंट मेरा और भी था इसके अंदर कि आपने बच्चे के उठने के बाद उसको थोड़ा सा फ्रेश अप करें, छोटा सा कोई स्नैक टाइम कर दें। आपने उसके बाद बच्चे से ये पूछना है कि आज आपने स्कूल में क्या पढ़ा। खुद से ना बताएं कि मैंने आपकी डायरी देखी है, मैंने आपकी कॉपीज देखी है, मैंने आपका बैग देखा, आपने गंदा काम किया, कुछ ना बोलें। आपके रिमार्क्स की उसकी जिंदगी में कोई वैल्यू इस वक्त नहीं है, ठीक है? तो आपको रिमार्क्स नहीं देने, आपने सिर्फ बच्चे से पूछना है उसने क्या पढ़ा। वो आपको अपने जैसे तैसे आपको अपने अल्फाज में बताएगा, आपने उसको एनकरेज करना है, ठीक है? आपने उसे कहना है कि हाँ भाई, मैंने तो ये वाली चीज तो आपसे सुन के मुझे बड़ा खुशी हुई है, मैंने पहली दफा सुनी है। ये कहलाता है रिवाइवल। अगर इस रिवाइवल के बीच में आपको कोई ऐसी चीज लगती है कि ये बच्चे को समझ नहीं आ रही, ठीक है, या आपको लग रहा है या मेरे बच्चे की अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी कमजोर है, तो अब आपने अपने मटेरियल को उठाना है और बच्चे को पढ़ाना है। यानी कि उसे आप पढ़ाना नहीं कह सकते, आप उसको सिर्फ एक तरीके से इंट्रोड्यूस करा रहे हैं चीजों से। आपने कोई फ्लैश कार्ड दिखा दिया, उसी से रिलेट कोई और चीज दिखा दी, उसके ऊपर प्लीज बैक पे आप डेट डाल लें। कोई एक नोट जो आपको लगा हो कि आपका बच्चा यहाँ पर स्टक हुआ था, उस नोट को लिख लें। ये एक्सपर्ट पेरेंटिंग के साथ एक्सपर्ट टीचिंग टिप्स भी हैं, जो आपके बच्चे के लिए आपको बहुत फायदा देंगी अगर आपने अपने नोट्स उसी वक्त कलेक्ट कर लिए। आपने इस पूरी एक्सरसाइज में 1.5 आवर से ऊपर नहीं जाना, ठीक है? अच्छा, एक बात मैं कहूँगी कि इस एक्स्ट्रा जैसे काम के लिए हम इनोवेटिव माइंड में भी काफी जो है वो चीजें मौजूद होती हैं इससे रिलेटेड।
जिसमें कि फ्लैश कार्ड्स और उसके अलावा कलरिंग और उसके अलावा भी मजीद समझ लें डिफरेंट काफी इनोवेटिव पोस्ट होती हैं, तो उसको भी फॉलो कर सकते हैं ये लोग। उसको भी फॉलो कर सकते हैं, आप प्रिंट करके रख लें आप अपने बच्चे को। अब तो माशाल्लाह बच्चे बहुत चीजें कर लेते हैं, तो इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जैसे मैंने इनोवेटिव माइंड पे एक देखा था हिरा अदनान का, उनकी पोस्ट बहुत मार्वलस होती हैं, यानी कि वो हिट करती हैं डायरेक्ट आपके मूड को भी और रिलेटेड होती हैं आप लोगों के टॉपिक के साथ। अच्छा, इसके बाद हमने जब बच्चे को सब समझा दिया, तो अब आपने जस्ट उससे एक चीज पूछनी है कि उसे क्या समझ आया। अब जो वो आपको बताएगा वो कहलाएगा एक्सप्रेशन, यानी कि वो अब अपने आप को एक्सप्रेस करने के काबिल हो चुका है। उसने आपको रिवाइवल दे दिया, आपने उसको इंट्रोडक्शन दे दिया, और अब वो अपने एक्सप्रेशन आपके साथ शेयर कर रहा है। तो इसका मकसद है 3 इयर्स के बच्चे को हमने इतनी लैंग्वेज दी है इस दौरान में कि वो आपसे अपनी चीजें डिस्कस करने के काबिल हो गया है। इसके बाद आपने होमवर्क कॉपी उठानी है, क्योंकि आपने देखा है कि मोस्टली मैं मटेरियल पहले से बनाने पे इसलिए बहुत जोर देती हूँ कि मोस्टली स्कूल, जब बच्चा स्कूल जाता है तो अब उसकी कॉपीज और बुक्स स्कूल में ही रख लेते हैं, कोई एक सब्जेक्ट घर पे आता है, ठीक है। तो अगर हम उसको डेट टू डेट ऑर्गेनाइज करेंगे तो हमारे पास हर डेट का काम मौजूद होगा। अब आपने बच्चे को देना है होमवर्क। अब जब वो होमवर्क खुद करेगा, अच्छा सबसे बड़ी बात, होमवर्क में बच्चे को इंडिपेंडेंट करें। अब आप उसको समझा चुके हैं, स्कूल से वो पढ़ के आ चुका है, अब उसको आपको पैम्पर्ड करने की जरूरत नहीं है कि मम्मा आपको बताती हैं ये कैसे करना है या मैं आपके साथ हूँ। प्लीज ऐसा कोई हेल्प नहीं करनी। आपका बच्चा माशाल्लाह सीखने की स्टेज में है, आपको किसी किस्म की उसको ऐसा, एक तरीके से मैं क्या इसको बोलूं कि लोग इतने ज्यादा बच्चे को पैम्पर्ड करते हैं कि बाद में वो चीजें टीचर्स के लिए इशू बन जाती हैं। तो आपने क्या करना है, आपने होमवर्क उसके सामने रखना है। आप म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ये बात स्कूल में भी कर सकते हैं कि बच्चा मेरा खुद होमवर्क करके लाएगा, गलतियां मेंशन जरूर करें लेकिन उसको एक तरीके से डिस्करेज ना करें, वो करके ला रहा है, आप इस चीज को समझें। दूसरी चीज, आपने बच्चे को खुद होमवर्क करना है, आप बाद में एक रफ आइडिया ले लें, चेक कर लें, ये कहलाएगा री-इन्फोर्समेंट। जो आपने अब तक पढ़ाया, जो बच्चे ने पढ़ा वो उसने खुद डिलीवर किया, ठीक है। अब यहाँ पर आपका 3 to 4 ईयर का बच्चा इस काबिल हो जाएगा कि वो लर्निंग स्टेज में कदम रख दे। अब हमारे पास आता है 4 ईयर्स, 4 to 5 ईयर्स। ये ऐसी स्टेज है जिसके अंदर देखें बच्चा क्या करता है, इधर टेंट्रम इश्यूज शुरू होते हैं, सबसे ज्यादा डेवलप होते हैं इस टाइम पे। जैसे हमसे सबा खान ने भी ये चीज पूछी थी, तो जितना अच्छा हमारा स्टार्टअप होगा उतना अच्छा हमारा मिड पॉइंट आएगा। अगर आपके बच्चे के अंदर किसी भी किस्म के टेंट्रम इश्यूज आ रहे हैं तो सबसे पहले आपको काम डाउन होना पड़ेगा। अब आपके काम डाउन होने से एक चीज जो बच्चे के लिए बहुत बेहतरीन होगी वो ये होगी कि आपका बच्चा इस चीज को समझ सकेगा कि मैं कितने भी इश्यूज क्रिएट कर लूं, मदर जो है वो मेरी बिल्कुल काम है, बहुत इजी है, तो वो आपके लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। और सबसे बड़ी बात, जब आपके बच्चे के इश्यूज शुरू हो तब आपको ये करना है कि आप एक तरीके से एक क्वाइट बिहेवियर उसके साथ लेके चलें। उसको थोड़ी देर, अगर वो रो रहा है तो उसको थोड़ी देर रोने दें, आप उसकी एनर्जी निकलने दें, ताकि वो आपको, जब आप बात करना शुरू करें तो वो आपको सुनने के लिए आमादा हो। एक चीज। दूसरी चीज, हम जो मटेरियल बच्चों के लिए इस्तेमाल करते हैं ये बच्चे की जहनी कारकर्दगी में बहुत इफेक्टिव है, क्योंकि इससे ये होता है कि मोंटेसरी में आपने देखा होगा कि बच्चों को एक एक्सरसाइज बहुत देर तक कराई जाती है। जब 15 मिनट्स तक बच्चा एक एक्सरसाइज करता है तो उसकी कंसंट्रेशन बहुत अच्छी होती है, उसके मूड स्विंग्स कंट्रोल होते हैं, सबसे बड़ी बात उसको बर्दाश्त आती है कि भाई मैंने ये काम इतनी देर करना है वरना टीचर ने एक्सेप्ट नहीं करना। एक तो आपका यहाँ से इशू क्लियर हो जाता है। दूसरी चीज अब आपने करनी है 4 to 5 ईयर्स, यानी कि ये सबसे पीक टाइम होता है हर सेंसिटिव पीरियड का। इसमें बच्चे जितना आप देना चाहेंगे वो सीखेंगे। मोस्टली जूनियर में होते हैं या आप समझ लें अपनी एजुकेशन के सेकेंड ईयर में होते हैं बच्चे। अब यहाँ हम बच्चे को सब कुछ सिखाते हैं, हमने लर्निंग, एजुकेशन सब यहाँ दे देनी है। क्यों देनी है कि इसके अंदर हम बच्चों को सोशल बिहेवियर सिखाते हैं,
टीचर्स का अदब सिखाते हैं, फ्रेंड सर्कल सिखाते हैं। और इसके अंदर हमारे पास कुछ चीजें हैं जो मैं डिस्कस करना चाहती हूँ। बच्चों की फ्रेंड डीलिंग पे बहुत नजर रखें, वो किस तरह बात करते हैं। नॉर्मली बच्चे बहुत एक तरीके से रफ टॉक कर जाते हैं बाज दफा, जो नॉर्मली हमारे घरों में नहीं होती। तो ये कहीं से भी आ रही है, आपने उसे कुछ नहीं कहना, आपने पहले सुनना है और फिर बहुत प्यार से उसको बताना है कि ये वाला वर्ड अच्छा नहीं है, आप इसको छोड़ दें। दूसरी चीज, टीचर्स का अदब। आप अपने घर में टीचर्स को जितने अच्छे अल्फाज से मुतारिफ कराएंगे या याद करेंगे, बच्चा वही चीज अपनी टीचर्स के लिए महसूस करेगा। ठीक है। और अदब हम दे नहीं सकते, अदब हम दिखा सकते हैं। आप बच्चों को करके दिखाएंगे, बच्चा सीखेगा, आप जबानी नहीं कह सकते। फिर उसके बाद है वैन और कैंटीन में जो लोग होते हैं, जैसे वैन ड्राइवर हैं, आपने कैसे मुखातिब करना है, ये चीज आपको फर्स्ट डे बच्चे को बता देनी है। कि जैसे नॉर्मली हमारे बच्चे ड्राइवर का नाम लेके उसके साथ जैसे आबिद साहब हैं, तकी साहब हैं, तो वो बच्चों को पता है कि हमें इसी तरह बुलाना है। और ऑब्वियसली ये डिजर्व करते हैं ये लोग इस तरह की रिस्पेक्ट और इतने छोटे बच्चों से। फिर हमारे पास है डोमेस्टिक स्टाफ। आपने अक्सर देखा होगा बच्चे बहुत बहुत ज्यादा रूड होते हैं घर में मेड और हमारे जो भी हमारे हेल्पर होते हैं उनके साथ। हमें ये चीज भी करके दिखानी है, हमें बच्चों के सामने बार बार बताना है कि ये मेरी दोस्त है, ये मेरी हेल्पर है। फिर हम बच्चों को, आई थिंक कि जो है ये हम पे भी डिपेंड करता है ना कि हम कैसा बिहेव कर रहे हैं। जी देखिए, लैंग्वेज सर्फ लाइक अ लैंग्वेज, बिहेवियर सर्फ लाइक अ बिहेवियर। आपको तो करना है जो देख रहा है। और हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि हम बात कर लेते हैं, करके कुछ भी नहीं दिखाते। तो देखें, ये वाले जो हमारी डबल फेसेस है ना, ये बहुत मसला है। ठीक है। और फिर हम कहते हैं कि मेहमानों के सामने बच्चे ने ये मसला कर दिया। अच्छा, एक चीज और मैं टेंट्रम इशू में डिस्कस करना चाहूंगी। बच्चों को काइंडनेस दें। आप कोई गमला उनको लाके दें और उन्हें कहें कि इसके अंदर आप इस प्लांट को पानी दें। ठीक है। उन्हें मालूम हो कि ये प्लांट मेरा वेट कर रहा है, मैं पानी देने जाऊंगा, वो मेरा वेट कर रहा है। मोस्टली हम बच्चों को कुछ, अब जैसे सबके पास थोड़े से प्लांट होते हैं, कोई गार्डन है, आप वहां पे बताएं कि यहाँ रहने वाली जो चींटियां यानी कि एंट्स जो हैं वो भी हमारे लिए जरूरी हैं, रिस्पेक्टेबल हैं। उनको हर बच्चा पकड़ के उनको मार देता है, चूजे लेके घर के अंदर आते हैं, उनको मार देते हैं। आपको ये चीज खत्म करनी है, ये एग्रेशन खत्म करनी है बच्चों में से। फिर आपने पेट दें बच्चों को। कोई आप जैसे मैं केज में रखना नहीं पसंद करती, तो हम दूसरे किस्म के पेट अपने बच्चों को देते हैं। कैट्स दे दी, कुछ लोग रैबिट ले लेते हैं। अब आपकी मर्जी है, आपके लिए जो आसान है आप वो करें। वरना आप बच्चों को सिर्फ ये कह दें कि हफ्ते में एक दिन जाके वो बाहर किसी भी कबूतर को खाना खाते हुए देखें या दाना आप डालें। टेंट्रम इश्यूज यहाँ पर भी सॉल्व होते हैं, इन चीजों से भी सॉल्व होते हैं। काइंडनेस बहुत बड़ी पिल है। आप बच्चे को सिर्फ काइंड कर दें, वो सबके साथ काइंड हो जाएगा, तो ऑब्वियसली वो किस बात के ऊपर अपना इशू लेकर हमारे सामने आएगा। फिर हमारे पास है, आपने मजहबी एक उसके हिसाब से भी रिलीजियस पीरियड भी बच्चे के साथ रखना है। जैसे फ्राइडे को हम अक्सर अपने बच्चों को कुछ चीजें बताते हैं, तो आपने कोशिश करनी है कि बच्चे को आप इस तरीके से लेके चलें कि फ्राइडे को आप थोड़ी देर बैठें, डिस्कस करें, सुकून दिखाएं, बच्चे सुकून अर्न कर लेंगे। ठीक है। हम नमाज पढ़ते हैं और विद इन अ सेकेंड उठ जाते हैं। आप उस जगह बैठें, किसी भी एक बच्चे को अपने साथ, छोटे बच्चे हो तो आप गोद में बिठा लें, अपने साथ बिठा लें। मैं अपनी बच्ची के साथ, मेरी प्रैक्टिस है कि जो मुझे तस्बीह पढ़नी होती है नमाज के बाद, वो मैं अपनी बेटी की फिंगर पे काउंट करती हूँ। तो जितनी देर मैं जाए नमाज पे बैठी हूँ उतनी देर वो मेरे साथ अल्टीमेटली बैठेगी, क्योंकि मैंने उसके हाथ पकड़े हुए हैं। तो ये हम क्या करते हैं, हम अपनी एनर्जीज अपने बच्चे में एक तरीके से ट्रांसफर कर रहे हैं। ठीक है। तो इस तरह से मैंने ये देखा कि मैंने अपनी बड़ी बच्चियों के साथ किया, तो उन्हें बहुत सी चीजें मुझे नहीं कहनी पड़ी, वो उनका लाइफस्टाइल बनती चली गई। एक तो ये थोड़ी सी ये कि किसी दिन के हिस्से में, हफ्ते में किसी दिन आप बच्चों के साथ थोड़ा सा मजहबी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें। इसके बाद हमारे पास है ऑर्गेनाइजेशन हम कराएंगे, बच्चों के साथ खेलें,
चाहे 5 या 10 मिनट का आप उनके साथ खेलेंगे उनके लिए इनफ है। पूरे दिन कडलिंग करें थोड़ा सा बच्चों के साथ। अगर आप बहुत लंबा नहीं खेल सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, तो बच्चों के बैग ऑर्गेनाइज करते हुए उनके साथ थोड़ा सा मस्ती मजाक कर लें, तो इससे भी बच्चा आपके साथ एक अच्छी फीलिंग पे आता है। अब फिर एक इशू है जो हमारे मूड स्विंग्स और टेंट्रम्स का है, वो है स्लीपिंग डिसऑर्डर। जिस भी बच्चे का स्लीपिंग स्केड्यूल खराब होगा उस बच्चे के मूड स्विंग्स एक्सट्रीम होंगे। वो स्कूल जाते हुए भी तंग करेगा, वो स्कूल से आकर भी तंग करेगा। उसके बाद स्लीपिंग ऑर्गेनाइजेशन इसलिए बहुत जरूरी है कि वो आपके लिए भी जरूरी है, बच्चे की हेल्थ के लिए भी जरूरी है। रातों को सोना हमारे बच्चे की नशोनुमा के लिए बहुत जरूरी है। 4 to 5 ईयर्स में हमारा बच्चा बहुत अच्छी तरीके से अपने स्केड्यूल को फॉलो करने लगता है। अगर आपके बच्चे को सोने में कोई डिफिकल्टी है तो आप उसके साथ सोने की यानी कि आप लेटें, उसको सोने से पहले नहलाएं। जो भी हम छोटे बच्चों के साथ करते हैं थोड़ी सी रेमेडियल वे में आप जाके करें, बच्चे को गर्म दूध दें। ये वो सारी चीजें हैं जो उसको एक अच्छी नींद की तरफ लेके जाएंगी। कोशिश करें कि उस वक्त स्क्रीन टाइम आउट कर दें, कोई बुक ले लें जो आप उसे पढ़ाएं, या कोई अच्छा किस्सा आप उसको सुनाएं। इस तरीके से मैं कहानियों की तरफ नहीं जाती। हमारी लाइफ में बहुत से हमारे अपने ही वाकयात हैं जो हम बच्चों को सुना सकते हैं। फिर वही वाली बात है कि हमें रियलिस्टिक होना है।